नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कहना चाहिए प्रेरणादायक शख्सियत की कहानी में उतर रहे हैं। जी। चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की किताब है अंतिम महारानी, जिंद कौर की गाथा। जी। इस पर बात करेंगे। जी हाँ, और हमारे पास इस किताब के कुछ अच्छे विस्तृत सारांश हैं। हाँ। ये महारानी जिंद कौर के जीवन के उतार चढ़ाव, जो अहम पड़ाव थे, उनको सामने रखते हैं। तो उनसे हमें अच्छी झलक मिलती है उनके सफर की। तो आज की ये जो चर्चा है, इसका मकसद यही है कि इन स्रोतों को देखते हुए रानी जिंद कौर की कहानी को समझें, उनके संघर्ष, उनकी हिम्मत, कहाँ वो मजबूत रहीं, कहाँ शायद मजबूर हुई, और इतिहास में उनकी जगह क्या है। बिल्कुल। चलिए तो सीधे कहानी में आते हैं। महारानी जिंद कौर महाराजा रणजीत सिंह की सबसे छोटी पत्नी, और शायद सबसे ज्यादा जिनके बारे में बात होती है। हाँ, बिल्कुल। कौन थी वो? मतलब रानी बनने से पहले का उनका जीवन कैसा था? देखिए, जो सूत्र हमें बताते हैं, उनका जन्म तो एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। मतलब कोई शाही पृष्ठभूमि नहीं थी। अच्छा। उनके पिता वो महाराजा रंजीत सिंह के शाही कुत्तों की देखभाल करते थे, केनल कीपर थे। ओह। और जिंद कौर लाहौर में अपने पिता के साथ ही रहती थी। लेकिन जो बात खास थी उनमें, वो थी उनकी सुंदरता तो थी ही, पर उसके साथ साथ उनकी बुद्धि बहुत तेज थी। उनमें एक आत्मविश्वास था, एक तरह की निर्भीकता कह सकते हैं। यानी सिर्फ खूबसूरती नहीं थी, कुछ और भी था जिसने महाराजा रंजीत सिंह, पंजाब के शेर, उनका ध्यान खींचा। ये अपने आप में दिलचस्प है कि इतने बड़े शासक, उन्होंने एक केनल कीपर की बेटी को चुना। हाँ, यही खास बात है। सूत्र इस पर जोर देते हैं कि महाराजा उनके आत्मसम्मान और उनकी समझदारी से बहुत प्रभावित हुए थे। अच्छा। आप सोचिए, उस जमाने में जहां महिलाओं की भूमिका अक्सर बहुत सीमित होती थी, पर्दे के पीछे जिंद कौर का पढ़ा लिखा होना, अपनी राय रखना, ये बातें उन्हें बाकियों से अलग करती थी। सही। महाराजा ने शायद उनमें वो बात देखी होगी जो सिर्फ एक पत्नी में नहीं, बल्कि एक साथी में होती है, एक सलाहकार जैसी। हाँ। और शायद इसीलिए उन्हें अंतिम महारानी बनने का ये मौका मिला। और रानी बनने के बाद, जैसा आप कह रही हैं, वो सिर्फ महल की दीवारों तक या जनाना ड्यूटी तक ही नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। सूत्रों से पता चलता है कि उन्होंने बहुत जल्दी सियासत में, राजनीति में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। ये कितना असामान्य था उस दौर के हिसाब से? ये काफी असाधारण था। आमतौर पर रानियां या तो पर्दे में रहती, या फिर ज्यादा से ज्यादा धार्मिक या सांस्कृतिक कामों तक ही सीमित रहती थीं। लेकिन जिंद कौर वो दरबार की बैठकों में हिस्सा लेने लगी, अपनी राय रखने लगी, यहाँ तक कि जो राजनीतिक फैसले होते थे उनको प्रभावित करने की कोशिश भी करती थी। अच्छा। तो ये सिर्फ उनकी महत्वाकांक्षा नहीं दिखाता, ये भी दिखाता है कि उनमें समझ थी, पंजाब के भविष्य को लेकर एक चिंता थी। फिर वो दौर आता है जब महाराजा रंजीत सिंह का देहांत हो गया। पंजाब के लिए तो ये एक बहुत बड़ा सदमा था। बहुत बड़ा। और उनके बेटे दलीप सिंह, वो तो तब बहुत ही छोटे थे। हाँ, बहुत छोटे। तो यहाँ से रानी जिंद कौर की भूमिका और भी ज्यादा अहम हो जाती है ना? हाँ, बिल्कुल। ये उनके जीवन का एक, आप कह सकती हैं, टर्निंग पॉइंट था। दलीप सिंह सिर्फ 5 साल के थे जब उन्हें गद्दी पर बिठाया गया। सिर्फ 5 साल? हाँ, और ऐसे नाजुक वक्त में रानी जिंद कौर ने संरक्षिका यानी रीजेंट की भूमिका संभाली। मतलब अब वो सिर्फ माँ नहीं थी? नहीं, वो असल में पंजाब की शासक बन गई, पर्दे के पीछे से नहीं, सामने से। वाह। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, खासतौर पर उस माहौल में जब सिख साम्राज्य, आप देखिए, अंदरूनी झगड़ों से जूझ रहा था और बाहर से अंग्रेजों का खतरा मंडरा रहा था। आपने कहा अंदरूनी झगड़े, मतलब क्या दरबार में सब उनके साथ थे? एक महिला का शासन संभालना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो मुश्किल थी। सूत्र बताते हैं कि दरबार में कई गुट थे, कई ताकतवर सरदार थे जो खुद सत्ता चाहते थे या अपना दबदबा बनाना चाहते थे। अच्छा। तो एक महिला, और वो भी जिसकी पृष्ठभूमि शाही नहीं थी, उसका शासन करना कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। सही। तो उन्हें सिर्फ अंग्रेजों पर नजर नहीं रखनी थी, बल्कि दरबार के अंदर जो साजिशें चल रही थीं उनसे भी निपटना था। ये उनकी राजनीतिक समझ की असली परीक्षा थी। और इसी वक्त अंग्रेजों की भूमिका, वो क्या देख रहे थे? पंजाब पर उनकी नजर कैसी थी? अंग्रेज तो बड़ी, कह सकते हैं, बेसब्री से पंजाब पर नजर गड़ाए हुए थे। महाराजा रंजीत सिंह जब तक थे तब तक तो उनकी हिम्मत नहीं हुई। हाँ, तब तक नहीं। लेकिन उनकी मौत के बाद उन्हें लगा कि अब मौका है।
और रानी जिंद कौर की जो ये बढ़ती हुई राजनीतिक ताकत थी, उनकी जो साफ सोच थी, वो अंग्रेजों के रास्ते में एक बड़ा रोड़ा बन गई। उन्हें ये समझ आ गया था कि भाई जब तक जिंद कौर कमान संभाले हुए पंजाब पर कब्जा करना आसान नहीं होगा। वो उन्हें खतरनाक, एक महत्वाकांक्षी औरत मानते थे। तो फिर उन्होंने क्या किया? क्या सीधे टक्कर ली? सीधे टक्कर से पहले उन्होंने कोशिश की होगी कि फूट डाली जाए, रानी को बदनाम किया जाए। ये उनकी पुरानी रणनीति थी। हाँ, फूट डालो और राज करो। बिल्कुल। लेकिन जब उन्हें लगा कि रानी का असर कम नहीं हो रहा है, तो उन्होंने सख्त कदम उठाए। जैसे कि? सूत्रों के मुताबिक जो पहला सिख अंग्रेज युद्ध हुआ, उसके बाद अंग्रेजों ने झूठे इल्जाम लगाकर रानी जिंद कौर को गिरफ्तार कर लिया। ओह! उन्हें लाहौर से दूर शेखुपुरा के किले में बड़ी सख्त निगरानी में कैद कर दिया गया। ये तो बहुत बड़ा कदम था। हाँ, ये सिर्फ एक रानी की गिरफ्तारी नहीं थी, ये एक तरह से सिख साम्राज्य की आत्मा पर हमला था। और यहीं पर उनकी कहानी में एक और बड़ा नाटकीय मोड़ आता है ना। कैद में होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो भेष बदल कर किले से भाग निकली। ये कैसे हुआ होगा? स्रोतों में इसका जिक्र है? हाँ, इसका जिक्र है, और ये उनकी हिम्मत और उनकी जो जबरदस्त इच्छा शक्ति थी, उसका सबूत है। कमाल है। सूत्र बताते हैं कि उन्होंने अपनी एक सेविका का भेष बदला, और सोचिए कितनी सख्त सुरक्षा रही होगी। हाँ, बिल्कुल। उसको चकमा देकर वो किले से निकल भागी। उस दौर में, उन हालात में एक अकेली औरत का ऐसा करना बहुत बड़ी बात थी। अविश्वसनीय सा लगता है। बिल्कुल। और फिर वो कई 100 मील का सफर तय करके नेपाल पहुंची। वहां उन्हें राजनीतिक शरण मिली। नेपाल तक? हाँ, तो ये सिर्फ एक भागना नहीं था, ये अंग्रेजों के अधिकार को सीधी चुनौती थी। ये ऐलान था कि वो चुप नहीं बैठेंगी। और नेपाल में रहते हुए भी निर्वासन में क्या उनका संघर्ष चलता रहा? हाँ, बिल्कुल। नेपाल से भी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज उठानी बंद नहीं की। अच्छा। उन्होंने दूसरे राज्यों को चिट्ठियां लिखी, मदद मांगी। पंजाब में जो उनके समर्थक थे, उनसे संपर्क बनाए रखने की कोशिश की। वो लगातार अपने बेटे दलीप सिंह के हक की बात करती रहीं, पंजाब की आज़ादी की बात करती रहीं। ये दिखाता है कि निर्वासन ने उनके हौसले को तोड़ा नहीं था। लेकिन इस सब में एक माँ भी तो थी वो। हाँ, उनका बेटा दलीप सिंह उनसे छीन लिया गया था। ये पहलू कितना दर्दनाक रहा होगा उनके लिए। ये शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी थी। दलीप सिंह को बहुत ही छोटी उम्र में अंग्रेज इंग्लैंड ले गए। इंग्लैंड? हाँ, और वहां सिर्फ उन्हें उनकी माँ से या उनकी जड़ों से दूर नहीं किया गया, उनका धर्म बदल दिया गया। उन्हें ईसाई बना दिया गया। और उन्हें एक अंग्रेज जमींदार की तरह पाला पोसा गया। पूरी पहचान ही बदल दी। पूरी पहचान। और रानी जिंद कौर सालों तक अपने बेटे से मिलने के लिए तड़पती रहीं। उन्हें अपनी मिट्टी से दूर एक पराये देश में अपने बेटे की याद में जीना पड़ा। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक निर्वासन नहीं था, ये एक माँ के लिए बहुत गहरा भावनात्मक और रूहानी निर्वासन भी था। और क्या वो मिल पाई फिर अपने बेटे से? हाँ, मिली। सालों बाद जब दलीप सिंह बड़े हो गए, तब उन्हें अपनी माँ से मिलने की इजाजत दी गई, वो भी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में ही? हाँ। सूत्र बताते हैं कि मुलाकात बहुत भावुक थी, लेकिन तब तक जाहिर है दलीप सिंह अपनी संस्कृति, अपनी पहचान से बहुत दूर जा चुके थे। हालांकि ये कहा जाता है कि अपनी माँ से मिलने के बाद उनके असर में आकर दलीप सिंह में दोबारा अपनी जड़ों को जानने की इच्छा जागी। अच्छा। रानी जिंद कौर ने अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ साल लंदन में अपने बेटे के पास ही गुजारे, लेकिन वो पंजाब कभी वापस नहीं लौट सकी। ये पूरी कहानी सुनकर कई सारे मुद्दे उभर कर आते हैं। अगर हम थोड़ा इसे बड़े कैनवस पर देखें तो क्या मुख्य विषय या थीम्स दिखाई देते हैं इसमें? हाँ, निश्चित रूप से। पहला और सबसे साफ जो दिखते हैं वो है नारी शक्ति और साहस। बिल्कुल। जिंद कौर ने सिर्फ उस वक्त के पुरुष प्रधान समाज के खिलाफ चुनौती नहीं दी, बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर साम्राज्यवादी शक्ति ब्रिटिश साम्राज्य से टक्कर ली। सही। उनका जीवन दिखाता है कि औरतें सिर्फ महलों की शोभा नहीं होती, वो कुशल शासक, रणनीतिकार, योद्धा, सब कुछ हो सकती हैं। और दूसरा पहलू औपनिवेशिक शोषण और राजनीतिक साजिशों का। हाँ, वो भी बहुत साफ है। कैसे अंग्रेजों ने एक फलते फूलते राज्य को हड़पने के लिए जाल बुना, कैसे रानी की छवि खराब की, उन्हें कैद किया, उनके बेटे को उनसे अलग कर दिया। ये उनकी फूट डालो और राज करो की नीति का एक क्लासिक उदाहरण है। बिल्कुल।
तीसरा महत्वपूर्ण विषय मातृत्व का लगता है। हाँ, मातृत्व। रानी का अपने बेटे के लिए जो संघर्ष था, उससे बिछड़ने का जो दर्द था, फिर सालों बाद मिलने की वो कसक, ये उनके किरदार को एक बहुत मानवीय गहराई देता है। ये सिर्फ एक रानी की कहानी नहीं रह जाती, ये एक माँ की भी कहानी बन जाती है। और उनका जो व्यक्तिगत दुख है, वो उस दौर की बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल से जुड़ा हुआ है। और आजादी और आत्मसम्मान की लड़ाई, वो तो हर कदम पर दिखती है। बिल्कुल। उन्होंने कैद सही, देश निकाला सहा, लेकिन अंग्रेजों के सामने झुकी नहीं। अपनी पहचान, अपना धर्म, अपनी जमीन, उसके लिए वो आखिरी सांस तक लड़ती रही। सही कहा। और आखिर में ये कहानी जो भारतीय इतिहास में अक्सर महिलाओं की भूमिका को नजरअंदाज कर दिया जाता है, हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। उस पर भी रोशनी डालती है। हाँ। हम अक्सर राजाओं, महाराजाओं, पुरुष योद्धाओं की कहानियां सुनते हैं, लेकिन जिंद कौर जैसी ताकतवर, प्रभावशाली महिलाओं के योगदान को या तो कम करके आंका जाता है या भुलाई दिया जाता है। सही। तो उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास में महिलाओं का रोल कई ज्यादा एक्टिव और महत्वपूर्ण रहा है। तो कुल मिलाकर जैसा इन स्रोतों से लग रहा है, अंतिम महारानी सिर्फ एक ऐतिहासिक जीवनी भर नहीं है। नहीं। ये एक ऐसी औरत की असाधारण कहानी है जिसने मुश्किल से मुश्किल हालात में हार नहीं मानी और एक बहुत ताकतवर साम्राज्य को चुनौती देने की हिम्मत दिखाई। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस किताब का या इन स्रोतों का जो महत्व है, वो इसी बात में है कि ये इतिहास को सिर्फ तारीखों और घटनाओं का एक सूखा ब्यौरा नहीं रहने देते, हाँ, बल्कि मानवीय भावनाओं, संघर्षों, प्रेरणा, इनके जरिए जिंदा कर देते हैं। ये पढ़ने वाले या सुनने वाले के मन में गर्व, दुख, गुस्सा, प्रेरणा, कई तरह की भावनाएं जगा सकते हैं। ये हमें इतिहास को और उसमें महिलाओं की जगह को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करते हैं। वाकई उनकी कहानी आज के वक्त में भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, और शायद यही इस चर्चा का सबसे अहम टेकअवे हो सकता है। जिंद कौर की कहानी हमें उकसाती है कि हम इतिहास के पन्नों में और झांकें। सोचे कि ऐसी और कितनी कहानियां होंगी, कितने ऐसे नायक या नायिकाएं होंगी जिन्हें भुला दिया गया है, जिन्होंने अपने समय की बड़ी ताकतों से लोहा लिया, जिन्होंने नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी कहानियां आज हमें क्या सिखा सकती हैं? क्या वो हमें मुश्किल हालात में डटे रहने और अपनी आवाज उठाने की एक प्रेरणा दे सकती हैं? ये सवाल शायद हमें अपने इतिहास और अपने आज दोनों को बेहतर समझने में मदद कर सकता है।